नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। दिन की शुरुआत खबरों के साथ करते हैं और आपको बताते हैं कि देश विदेश में इस वक्त क्या चल रहा है। देश की सरहदों से लेकर देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से जुड़ी खबर भी देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह से वित्त विभाग और अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां बनी हुई है, घटती हुई जीडीपी। साथ ही आपको बताएंगे कि तमाम आशंकाओं, तमाम शिकायतों और साथ ही तमाम विरोध प्रदर्शनों के बावजूद आज कैसे जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं और बच्चों के मन में, विद्यार्थियों के मन में अभी क्या चल रहा है। और साथ ही आपको बताएंगे कि इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी समस्या और चुनौती कोरोना, उसका हाल क्या है, क्या कहते हैं कोरोना के आंकड़े आज के दिन के। तो इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक दुखद खबर जो कल शाम को आई, जिसने पूरे देश में शोक की लहर दौड़ा दी, और वो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से जुड़ी हुई, जहां आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और पूरे सम्मान के साथ आज उन्हें हर कोई अंतिम विदाई दे रहा है। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और आज लोधी रोड की शमशान पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों की तरफ से शोक संवेदना जताई गई है। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में एक दिन का शोक भी रखा गया है, जहां बांग्लादेश से खास रिश्ते थे। खुद प्रणब मुखर्जी के, उनकी छवि ऐसी थी, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि बांग्लादेश के लोग उन्हें खूब सम्मान और प्रेम देते थे और उन्हें बांग्लादेश के कई बड़े सम्मानों से भी नवाजा गया है। खुद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी और उसमें दुख व्यक्त किया और साथ ही बताया कि बांग्लादेश की जनता प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देती है और उनकी शख्सियत को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और साथ ही एक दिन का शोक, राष्ट्रीय शोक रखा गया है बांग्लादेश में। इसके बारे में भी जानकारी दी। अपने देश में किस तरह से प्रणब मुखर्जी को आज याद किया जा रहा है, उसके बारे में अगर बात करें तो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक हमारे देश भारत में भी घोषित कर दिया गया है और पश्चिम बंगाल के अंदर एक दिन का शोक व्यक्त किया गया है, एक दिन का शोक रखा गया है, जहां सभी सरकारी महकमे, सभी सरकारी दफ्तर आज बंद रहेंगे वेस्ट बंगाल में। और साथ ही देश में भी आज जहां शोक की लहर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सभी लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है और अपने अपने तरीके से उन्हें याद किया गया। उनके कार्यों को और उनकी सलाह को आज हर कोई याद कर रहा है, जो उनके व्यक्तिगत जिस तरह के अनुभव रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति के साथ, आज उन्हें याद किया जा रहा है। आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं तो आज दोपहर 2 बजे लोधी रोड पर पूर्व राष्ट्रपति का अंतिम संस्कार, और कोरोना का समय है, ऐसे में कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए जहां आज ये कोशिश की जा रही है कि पूरे सुरक्षित तरीके से और उसी सम्मान के साथ आज पूर्व राष्ट्रपति का अंतिम संस्कार किया जाए। और साथ ही आपको ये भी आज हर कोई जो आम से लेकर खास उन्हें याद कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजेश, हमें जानकारी दे कि आज क्या तैयारियां की गई हैं और जो आज पूर्व राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार से पहले जहां उनके दर्शन के लिए भी उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, कौन कौन आज पहुंचने वाला है उनके अंतिम दर्शन के लिए? जैसा अनु आपने बताया कि पिछले कल हमने हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को खोया और पूरे देश में इसके बाद इस खबर के सामने आते ही शोक की लहर में पूरा देश डूब गया है और आर्मी अस्पताल के जो सरकारी आवास है राजाजी मार्ग पर, वहां लाया गया है और उनका पार्थिव आने से पहले पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया कोरोना के मद्देनजर, कोरोना को देखते हुए। और ये भी है कि कुछ ही देर में बस प्रधानमंत्री वहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी उनके दर्शन करेंगे और साथ ही 11 से 12 बजे के बीच में जो है उन्हें जनता के लिए, आम लोगों के लिए, उनके के लिए रखा जाएगा। और उसके बाद खबर ये है कि लगभग 2 बजे के आसपास उन्हें जो लोधी रोड स्थित शब्दाग्रह है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये वो पूरा प्रोसीजर है जो आज फॉलो किया जाएगा। और इसके अलावा और भी खबर है कि 11 बजे के आसपास जो है एक प्रस्ताव भी उनके निधन प्रस्ताव पारित किया जाएगा और मोदी जी
उनसे दोबारा संपर्क किया राजेश से, और जिस तरह से जानकारी राजेश ने दी कि आज पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ ही देर में उनके लिए जाएंगे, और जब वीवीआईपीज के पूरा उनका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा उसके बाद आम लोगों के लिए भी उनके दर्शन जो एक फैसिलिटी है वो उपलब्ध रहेगी। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व राष्ट्रपति के पैर छूते हुए, उनके चरण स्पर्श करते हुए। ये तस्वीर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की। उन्होंने अपनी तरफ से शोक व्यक्त किया और प्रणब मुखर्जी को याद किया। पार्टी लाइन से अलग और दलगत राजनीति से ऊपर प्रणब मुखर्जी की शख्सियत, और ऐसे कई लोग होते हैं, हालांकि चुनिंदा लोग राजनीति में आप ऐसे देखेंगे जिन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर माना जाता है, और स्वीकार्यता हर पार्टी में हर जगह होती है, और ऐसे ही प्रणब मुखर्जी भी थे। प्रणब मुखर्जी जिन्हें बांग्लादेश में भी असीम प्रेम मिला है। बांग्लादेश की पीएम शेना ने भी प्रधानमंत्री को लिखकर एक पत्र लिखकर शोक व्यक्त किया, और आपको बता दें कि उनके में एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान है। इसके अलावा पत्र सीना ने पीएम मोदी को उसमें संवेदना व्यक्त करते हुए प्रणब दा को एक सच्चा मित्र बनाया है बांग्लादेश का। उन्होंने कहा कि प्रणब दा बांग्लादेश के सच्चे मित्र थे और देशी लोग उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। 2013 में आपको बता दें कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध सम्मान भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, और फिलहाल देश के दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। आज 2 बजे लोधी रोड शमशान घाट पर संस्कार प्रणब दा का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोक व्यक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जब प्रणब मुखर्जी के चरण स्पर्श कर रहे थे, ये फोटो उन्होंने ट्वीट किया और उसके साथ लिखा कि आज पूरा देश दुख है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश शोक में है। उन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर अमिट छाप छोड़ी है। वे राजनीतिक स्पेक्ट्रम के पार और समाज के सभी प्रशंसित थे। तो इस तरह से पीएम मोदी ने भी पूर्व राष्ट्रपति को याद, और आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी 84 वर्ष की उम्र में देश के सभी नागरिकों के लिए एक मिसाल बनकर बीच से गए हैं, और 10 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे पीड़ित थे, कोरोना उन्हें संक्रमण हुआ था और उसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, और फिलहाल फेफड़ों में संक्रमण और अन्य बीमारियों के चलते उनका निधन हुआ। कल उनके बेटे अभिजीत की तरफ से एक ट्वीट किया गया था। अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट किया और लिखा कि उनके पिता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं हैं, और उसके बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। फिलहाल 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का 7 दिन का राजकीय शोक भारत सरकार की तरफ से घोषित किया गया, और दुनिया भर के दिग्गज नेताओं ने प्रणब दा के निधन पर शोक किया है। जहां प्रणब दा की काफी करीबी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भी पीएम मोदी को पत्र लिख अपना शोक व्यक्त बांग्लादेश के लोगों की तरफ से एक दुख और प्रेम पूर्व राष्ट्रपति के लिए व्यक्त किया है। और राजेश हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। राजेश, आप एक कार्यक्रम का जिक्र कर रहे थे जो कि 11 से शुरू होगा, उसकी जानकारी जरा दें। जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका जो पार्थिव शरीर है प्रणब दा का, वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर कल आर्मी हॉस्पिटल से, जो उनके सरकारी आवास है राजा जी मार्ग पर, वहां लाया गया। और उनका पार्थिव शरीर लाने से पहले पूरे इलाके को जो कोरोना के मद्देनजर सैनिटाइज किया गया, ताकि उस कोरोना भी ध्यान में रखकर ये जो तमाम पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, सब शोक में है, लेकिन फिर भी कोरोना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो उसके तहत तमाम जो प्रोटोकॉल है, जो तमाम जो चीजें हैं उसको अपनाया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि मोदी जो है वो बस कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं और उनके दर्शन लिए, और इसके अलावा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी जो है उनका अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। और इसके अलावा जो 11 से 12 बजे के बीच में जो उन्हें अंतिम दर्शन, जनता के लिए अंतिम दर्शन उनके लिए करवाए जाएंगे, आम जनता उनके अंतिम दर्शन कर सके। और
वहीं 2 बजे जो लोधी रोड शवदाग्रह है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये वो तमाम प्रोसीजर है जो इस पर फॉलो किया जाएगा और इस तरीके से जो है अंतिम जो विदाई प्रणब मुखर्जी की जाएगी और पूरा देश उन्हें अंतिम विदाई एक आखिरी बार उन्हें सलाम करेगा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। बिल्कुल। और राजेश, कई महत्वपूर्ण ऐसे मौके हैं जिनके जिनके अनुभवों को अब साझा किया जा रहा है। अलग अलग मंत्री भी, खुद प्रधानमंत्री ने भी अपने से जुड़े कई बातें साझा की हैं। और जब इस तरह की शख्सियत हम लोगों के बीच से जाती है तो उनके किए हुए कार्य, उनके लिए गए फैसले हमेशा याद आते हैं। और अगर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संदर्भ कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की बात की जाए तो जिस तरह से उसका जिक्र किया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन को कैसे प्रणब मुखर्जी ने लोक भवन बनाया, यानी कि आम लोगों के लिए कैसे राष्ट्रपति भवन के रास्ते खोले गए, दरवाजे खोले गए, ताकि हर कोई ये जान सके कि उनके देश का राष्ट्रपति किस तरह रहता है, क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं जो उन्हें दिए जाते हैं, और क्या राष्ट्रपति भवन के अंदर कौन सी वो महत्वपूर्ण गैलरीज हैं, कौन सी तमाम व्यवस्थाएं हैं जिनसे रूबरू एक आम शख्स भी हो सके। तो राष्ट्रपति भवन को लोक भवन बनाया पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। जी, ये बिल्कुल सही आपने अनु बताया कि जो राष्ट्रपति के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए गए थे, ऐसे में होता क्या कि जो आम जनता है वो राष्ट्रपति भवन में किस तरह का कामकाज होता है, वहां पर किसके जो प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं या क्या वहां पर सुख सुविधाएं, एक जो भारत का जो एक देश का जो राष्ट्रपति किस तरीके से जीता है, किस तरीके से वो काम करता है, वो तमाम जो चीजें थी वो भारत की जनता को देखना, ये सब जो मुमकिन हो पाया ये प्रणब मुखर्जी की वजह से मुमकिन हो पाया। और ये उनके जो लगाव था जनता के प्रति, जो देश के प्रति लगाव था कि देश को हर एक चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कैसे इस देश में कार्य प्रणाली, जो संसदीय कार्य प्रणाली चली है, कैसे राष्ट्रपति के कार्य किया जाता है, या जो भी तमाम जिसके बारे में जनता को जानकारी चाहिए, उनकी कोशिश ये रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। दूसरा, अगर उनकी बात काम का उनका जिक्र करें तो वो लगातार हम पिछले कल से ही उनके व्यक्ति को लेकर, उनके काम को लेकर बातचीत करते आ रहे हैं। वो बच्चों से बहुत ज्यादा पसंद करते थे और राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के जो है उनको पढ़ाया भी था। और इसके अलावा उनके जो महत्वपूर्ण फैसलों की अगर बात करें तो वो ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्हें 7 दया याचिकाएं जो है वो खारिज की थी, जिसमें अफजल गुरु और कसाब की दया याचिका भी शामिल थी। तो ऐसे वो तमाम निर्णय थे जो प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में लिए गए और प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति हुए ये निर्णय लिए और काफी अहम निर्णय थे देश के लिहाज से अगर देखा है। और इसके अलावा जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका मुखर अंदाज है, जो नागपुर में वो आरएसएस के सम्मेलन में शामिल हुए, उसको लेकर जिस तरीके से जो विचारधारा एक बनती है कि कांग्रेस और बीजेपी कभी आमने सामने नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने उसको भी दरकिनार किया कि जहां पर जरूरत होती है या जहां पर देश को आगे लाने की बात होगी, वहां पर वो इन विचारधारा से हटकर परंपराओं को तोड़ते हुए वहां पर वो आगे आएंगे। तो ये प्रणब मुखर्जी का ही व्यक्तित्व है, उनके काम का नतीजा है, उनके व्यवहार की वजह से है कि आज पूरा देश में डूबा हुआ है। जैसे कि आपने शुरुआत में ही जानकारी दी अनु की बांग्लादेश की जो मुख्यमंत्री है शेख हसीना, उन्होंने भी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है और वहां पर भी जो एक दिन का शोक रखा गया है। तो जब देश के अलावा पड़ोसी देशों में भी इस तरह का सम्मान और इस तरह की श्रद्धांजलि एक राष्ट्रपति या एक किसी राजनेता को दी जाए तो वो उसका व्यक्तित्व झलकता है। उस चीज क्या उनका व्यक्तित्व रहा होगा, कैसे उनके आपसी रिश्ते रहे होंगे, तो जिसके चलते हम देखते हैं कि बांग्लादेश में भी पूरा बांग्लादेश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और पूरा 7 दिनों का शोक रखा गया। पश्चिम बंगाल में 1 दिन का शोक रखा गया है, सभी सारी दफ्तर बंद किए गए हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज है सरकारी दफ्तरों में उसे थोड़ा झुकाया गया है ताकि उनको जो श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। तो आज पूरा देश उनको अंतिम विदाई दे रहा है और पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। और राजेश, जिस तरह से हम उनके अलग अलग देशों से, राजनेताओं से रिश्तों की बात कर रहे हैं जो कि किसी विचारधारा या फिर किसी पार्टी लाइन तक ही सीमित नहीं थे, और उसमें खास तौर पर आप देखिए कि कांग्रेस के नेता थे, एक दिग्गज नेता रहे, 50 वर्ष से ज्यादा के उनका राजनीतिक करियर कांग्रेस के साथ रहा है। और इस बीच जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनकी तरफ से भी 1 दिन का शोक उनके राज्य में रखा गया है। उन्होंने ट्वीट कर अपना शोक तो व्यक्त किया ही, साथ ही उन्होंने कहा कि अब दिल्ली जाने में
में ऊर्जा और वो एक उत्साह उनके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि प्रणब मुखर्जी वहां नहीं है। उनसे वे कई बार मुलाकात करती थी और अपने एक राजनीतिक गुरु के तौर पर उन्हें कई बार वे बता चुकी हैं और मानती रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ी भूमिका उनकी रही है और जैसा राजेश आपने भी जिक्र किया कि हम अपनी कई रिपोर्ट्स के जरिए भी ये बता रहे हैं कि कितनी महान थी प्रणब मुखर्जी की शख्सियत और उनके लिए गए फैसले और उनका जो 5 दशक तक का जो पूरा एक राजनीतिक करियर रहा है, उसमें कई बड़े रोल उन्होंने निभाए हैं। वो देश के वित्त मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं और इसके अलावा रक्षा मंत्री का पदभार भी उन्होंने संभाला है और इस बीच कई अहम और महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए हैं। और आज जब समय है जहां इन तमाम क्षेत्रों में हम कहीं ना कहीं चुनौतियां देख रहे हैं, तो ऐसे में प्रणब मुखर्जी को याद करना बहुत जरूरी है और उनके सुझावों की, उनके विचारों की भी जरूरत हमें पड़ती। लेकिन ये दुख कहना पड़ रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज हमारे साथ नहीं है। उनके अंतिम दर्शन आम लोगों के लिए आज खोले जाएंगे उनके अंतिम संस्कार से पहले, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि आखिरी विदाई आप देना चाहते हैं तो वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। राजेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अभी आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण दिन उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि जेई मेंस की परीक्षा आज दे रहे हैं। आज पहली परीक्षा हो रही है जेई मेंस की और जिसमें आज कई अलग अलग सेंटर्स पर जेई के स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 पारियों में ये आज परीक्षा आयोजित की गई है, जहां कोशिश की जा रही है कि एक सेंटर पर 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ना पहुंचे और साथ ही अलग अलग यहां एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं ताकि संक्रमण ना हो छात्रों में। तो आज तमाम आशंकाओं, तमाम विरोध प्रदर्शन और साथ ही कोरोना संकट के बीच आज जेई मेंस की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक समय तारीख रखी गई है जेई मेंस की परीक्षाओं की और आज पहली पारी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। तो इस दौरान जो सेंटर्स पर छात्र पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होगा, वो ये है कि सबसे पहले सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक पेपर उन्हें ले जाना होगा कि वे किस तरह से स्वस्थ हैं, उनकी जांच हो चुकी है और कोरोना पॉजिटिव भी नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर मापा जाएगा और अगर कोई भी स्टूडेंट अगर तय मात्रा से ज्यादा उसका टेम्परेचर होता है तो उसके लिए एक आइसोलेशन रूम बनाया गया है जहां पर बैठकर वो अपनी परीक्षा दे सकता है। कंप्यूटर पर यह परीक्षा होगी और ऐसे में एक एक सिस्टम छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये परीक्षा की जाएगी। पहली पारी में जिन सिस्टम्स पर छात्र बैठे हैं परीक्षा दे रहे हैं, दूसरी पारी में उसके साथ वाले सिस्टम पर बैठकर परीक्षा दी जाएगी। इस तरह से जो फिजिकल टच है उससे संक्रमण का खतरा ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा और भी तमाम चीजें हैं। मास्क सभी छात्रों को लगाकर आना होगा, लेकिन इस बीच सेंटर की तरफ से भी एक 3 लेयर मास्क उन्हें दिया जाएगा और साथ ही चीटिंग ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये तमाम वो चीजें हैं, वो तमाम प्रावधान हैं जो पहले से ही बताए गए थे शिक्षा मंत्रालय की तरफ से और आज छात्र जब पहुंचे हैं जेई मेंस की परीक्षा देने के लिए तो उन्हें तमाम एहतियातों के बीच अपनी इस परीक्षा को पूरा करना होगा। कोशिश ये की जा रही है कि बिना किसी संक्रमण के फैले छात्र जिस तरह से स्वस्थ आए हैं स्वस्थ ही घर की तरफ रवाना हो। तो आज 2 पारियों में ये शिक्षा आयोजित की जा रही है और 100 स्टूडेंट्स को एक सेंटर पर जाने की अनुमति दी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ तमाम गाइडलाइन का पालन किया जा सके। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 3 लेयर मास्क दिया जाएगा। 100 स्टूडेंट्स के एक सेंटर पर परीक्षा दिलाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो संबंधित स्वघोषित एक लेटर होगा वो भी ले जाना हो और साथ ही बताया ये भी गया है कि परीक्षा के दौरान सभी सेंटर्स हर शिफ्ट से पहले और बाद में पूरी तरह से सैनिटाइज किए जाएंगे। दरवाजे, सीढ़ी से लेकर कंप्यूटर की कुर्सी सभी को सैनिटाइज किया जाएगा और परीक्षा का जो केंद्र होगा वहां ज्यादा भीड़ भाड़, इसके लिए परीक्षा केंद्रों से थोड़ा अभिभावकों को रोक दिया जाएगा। एक तय सीमा के बाद सिर्फ स्टूडेंट्स को ही आगे जाने की अनुमति ताकि भीड़ ना बढ़े और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। तो आज किस दबाव में या फिर पूरी तैयारी के साथ स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं ये तभी पता चल पाएगा जब पहली पारी खत्म होगी और उसके बाद स्टूडेंट्स बाहर आएंगे और उनकी प्रतिक्रियाएं कुछ सामने आएंगी। इस बीच आपको बता दें से एनजीओज भी रहे हैं और कई स्टूडेंट ग्रुप भी रहे हैं, कई सरकार भी हैं जिन्होंने छात्रों को सेंटर
पहुंचने के लिए सहूलियतें दी हैं, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी कई ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस दिए गए हैं छात्रों को। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली के जो पूर्व की तरफ से भी सुविधा दी गई है कि छात्र आसानी से पहुंच सके अपने सेंटर्स तक। इसके साथ ही आपको बता दें कि छात्रों को पढ़ाने लिए ऑनलाइन कई ऑप्शंस पूर्व छात्रों की तरफ से दिए गए हैं, उनकी कोचिंग, उनकी टीचिंग के लिए, ताकि छात्र जो कि अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं थोड़ी सहूलियत हो सके। तो अब एग्जाम तो छात्रों को देना है, लेकिन इस बीच वे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, अच्छी तरह से इस एग्जाम को क्लियर कर सके, इसके लिए कई लोग आए हैं जो कि छात्रों की मदद कर रहे हैं। तो आज जहां जेईई मेंस की परीक्षा की पहली पाली शुरू हो चुकी है और पहली ये शिफ्ट होगी जिसमें एग्जाम चल रहा है 3 से 12 बजे तक, माफ कीजिएगा 9 से 12 बजे तक ये एग्जाम होगा और दूसरी शिफ्ट का एग्जाम होगा 3 से 6 बजे तक, जिसे लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। साथ ही केंद्र पर विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाव हो, इसके लिए बेहतर व्यवस्था है और सबसे बड़ी चुनौती है कि कोरोना संक्रमण से छात्र बचाव किया जाए। इसके लिए आपको बता दें कि जहां व्यवस्था बेहतर की गई है, एक आइसोलेशन रूम बनाया गया है जहां स्टूडेंट्स का तापमान निर्धारित किया जाएगा और अगर किसी का तय से ज्यादा तापमान तो उसे परीक्षा उसी आइसोलेशन रूम में बैठकर देनी होगी। केंद्र में एक कंप्यूटर छोड़कर विद्यार्थियों को बैठाया जाएगा और साथ ही जो पहली पाली के जो स्टूडेंट्स होंगे वे जिस कंप्यूटर पर बैठकर अपनी परीक्षा देंगे शाम की पाली में, उसके साथ वाले कंप्यूटर पर लगभग जो बाकी के परीक्षार्थी होंगे उन्हें बैठाया जाएगा। विद्यार्थी सिर्फ जहां एकत्र होंगे और इसके लिए परीक्षा के स्लॉट भी ज्यादा रखे गए हैं ताकि जहां पर छात्र इकट्ठे हों वहां पर ज्यादा भीड़ ना बढ़े और साथ ही जो विद्यार्थी अपना खुद का मास्क पहनकर सेंटर आएंगे उसके बाद नकल की संभावना को रोकने के लिए केंद्र पर ही एक 3 लेयर मास्क भी दिया जाएगा जिसे पहनकर ही उन्हें अपनी परीक्षा को देना होगा। और साथ ही जब वे एंट्री करेंगे उस समय छात्रों का तापमान तो जांचा ही जाएगा और अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो उन्हें अलग रूम में बैठाकर परीक्षा दिलाएगी। कोशिश ये है कि हर स्थिति में छात्र अपनी परीक्षा दे सके, अपना एग्जाम दे सके। हालांकि जो व्यवस्था है वो सख्त रखी गई कि नकल की कोई संभावना भी ना हो और छात्रों की जो सुरक्षा है वो भी बन रहे। तो आज जो जेईई मेंस का जो पहला एग्जाम होने जा रहा है उसकी जब पहली पाली खत्म होगी उसी के बाद पता चल पाएगा कि आखिर ये एग्जाम छात्रों के लिए कितने सुरक्षित रहे हैं और कितना खुलकर उन्होंने एग्जाम दिए हैं। आपको बता दें कि ये पहली सबसे बड़ी परीक्षा है जो कि इस कोरोना काल में हो रही है, तो काफी कुछ इस परीक्षा से निर्धारित होगा। अगर इसके बाद किसी तरह से संक्रमण में वृद्धि होती है या फिर इससे जुड़ी कोई और आपत्तिजनक चीजें आती हैं तो उसके बाद सवाल खड़े होने शिक्षा मंत्रालय पर, केंद्र सरकार पर लाजमी है, क्योंकि छात्रों की तरफ से एक बड़ा मूवमेंट सोशल मीडिया पर चलाया गया है जिसमें यह कहा गया था कि इस एग्जाम को शिक्षा मंत्रालय टाले। और इसकी एक बड़ी वजह और इसकी एक बड़ा उदाहरण हमने ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात कार्यक्रम किया तो उस वीडियो पर डिसलाइक थे उनकी संख्या लाइक से कहीं ज्यादा अधिक थी और यही किया था उन छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराने हेतु। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आज कोरोना काल में सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, उसकी पहली शिफ्ट इस वक्त चल रही है। जब ये शिफ्ट खत्म होगी छात्र अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, जो व्यवस्था अंदर सेंटर के अंदर थी, तो काफी एक बड़ा दिन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि काफी समय से जेईई और मेंस की परीक्षाओं को टालने की मांग कर रहे थे। बिल्कुल बड़ा दिन है जिनके लिए जो जेईई और मेंस की परीक्षा को टालने की बात कर रहे थे और मांग कर रहे थे। अनु, जो इससे पहले हम लगातार इस खबर को लेकर लगातार हमने जो भी छोटी से छोटी जानकारी थी वो अपने दर्शकों तक पहुंचाई, अपनी जनता तक पहुंचाई। और जो सियासी घमासान, जो बवाल इस एग्जाम को लेकर मचा हुआ था, उससे लेकर जो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, विपक्ष और देश के तमाम छात्र संगठन जो है सरकार के इस फैसले का भरपूर विरोध कर रहे थे और उन्होंने जो है इसको स्थगित करने कर सरकार से बार बार मांग भी की थी। आमतौर से क्या होता है अनु कि जो जेईई परीक्षा होती है वो लगभग मई के आसपास में करवाई जाती है, लेकिन कोरोना काल के चलते इसको स्थगित किया गया था और पहले इसको स्थगित करके जुलाई तक के लिए इसको स्थगित किया गया था। लेकिन उसके बाद भी जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे थे, तो जो
अगला जो सेमेस्टर होता है, जो अगला जो साल होता है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे फैसला लिया कि ये जो परीक्षा है वो इसी साल होनी चाहिए। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय भी इसको हरी झंडी दे दी और शिक्षा करवाने को लेकर जो है वो अपनी बात पर अड़े रहे तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच भी। आज जो है प्रतिक्रियाओं की अगर बात करें तो हम जब सुबह सेंटरों के बाहर पहुंचे थे तो वहां पर छात्रों की प्रतिक्रियाएं जो है देखने को मिली, और जो छात्र थे मिश्रित तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसमें कुछ छात्रों का कहना था, उन्होंने जो इस फैसले का स्वागत किया था, और कुछ बार बार ये बात कह रहे थे कोरोना के चलते ये परीक्षा जो है वो स्थगित होनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना का जो डर है उनके जहन है और उसका असर जो है वो इस परीक्षा में भी पड़ सकता है, जिसके चलते वो नहीं चाहते कि ये परीक्षा हो। तो ये वो प्रतिक्रियाएं हैं जो छात्रों की ओर से पहले हमें देखने को मिली। और जैसा कि आपने बताया कि कोरोना के चलते जो है 2 शिफ्टों में एग्जाम करवाए जा रहे हैं, 9 से 12 और 3 से 6 के बीच पर। हर शिफ्ट में कम से कम 100 स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है, और जो भी तमाम के एहतियात है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोरोना को लेकर जो सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट है वो लाना जरूरी है, और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं या जो भी प्रोटोकॉल है या जो भी गाइडलाइंस है वो बहुत ही कठोर बनाई गई है। क्योंकि यहाँ पर ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है अनु, छात्र परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं, ये तो सरकार के लिए एक चुनौती, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरीके से छात्र घर से निकले हैं उसी स्वास्थ्य के हिसाब से उसी तरीके से वो घर वापस पहुंचे, किसी को कोई कोरोना की चपेट में ना आए, या किसी को कोई इस तरह का जिसका डर लगभग बार बार भी उठा रहा था, छात्रों के जहन में जो डर था वो देखने को मिले। अगर वैसे खुदा ना खास्ता होता है तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लगातार इस चीज का विरोध हो रहा था, और विरोध के बावजूद भी जो है नीट की जो परीक्षाएं करवाई जा रही है, 1 से 6 सितंबर के बीच ये परीक्षाएं होनी है, और लगभग 11 लाख के आसपास जो छात्रों ने इसमें आवेदन किया है। ठीक, राजेश बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे देखा जाएगा कि जब ये स्टूडेंट्स बाहर आएंगे और किस तरह की उनकी आगे फीडबैक रहेंगे, और जैसे कि उन्होंने उम्मीद की थी क्या ये एग्जाम की जो प्रिपरेशन थी और जो वहां पर प्रिकॉशन बरते गए थे क्या उसी के अनुरूप थे, जिससे कि छात्रों में सुरक्षा का भाव बढ़ सके। तो फिलहाल शुक्रिया, और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण समस्या की जो कि देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर खड़ी है, और वो है जीडीपी का गिरना। जीडीपी इस वक्त अपने सबसे लोएस्ट स्तर पर है, माइनस में जा चुकी है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों से लेकर तमाम तरह की समस्याएं और सवाल हैं जो कि केंद्र सरकार के सामने खड़े हुए हैं। हाल ही में जहां जीडीपी को लेकर एक अहम जानकारी दी गई और इसमें बताया गया कि जीडीपी के आंकड़े सरकार की तरफ से बताए गए, किस तरह से गिरावट उनमें आई है, और उसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि इसके लिए क्या किया जाएगा, किस तरह से जीडीपी को उभारा जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल जून में जो जीडीपी है उसके आंकड़ों में सरकार की तरफ से एक बार फिर से सबसे बड़ी गिरावट बताई गई है। जो जून तिमाही की जो जीडीपी है वो 23.9% गिर चुकी है, भारी गिरावट आई है, जिसके बाद विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार की तरफ से जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं यानी सीईए केवी सुब्रमण्यम, उनकी तरफ से जवाब दिया गया है कि आखिर गिरावट क्यों दर्ज की गई है। दरअसल उनकी तरफ से कहा गया है कि कोरोना संकट की वजह से अप्रैल से जून में इस वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। इस भारी गिरावट पर केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि इसका अनुमान पहले से ही था। उन्होंने कहा क्योंकि अप्रैल और जून के दौरान लॉकडाउन हो गया था। उन्होंने कहा कि दूसरी और तीसरी तिमाही में विकास की तेजी आएगी और भारत वी शेप एक रिकवरी करेगा, यानी कि जो मान लीजिए कि अगर इस तरह से जीडीपी की जो रेखा है वो पहले गिरती है और उसके बाद एकदम से उछाल उसमें आएगा, तो वी शेप रिकवरी की वे उम्मीद कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी मान लीजिए कि जीडीपी गिरी है और आर्थिक मोर्चे पर चुनौती है, लेकिन इसमें जल्द ही उछाल आएगा और स्थिति बेहतर होगी, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार की तरफ से कहा गया है। साथ ही कहा गया कि भारत ने तिमाही जीडीपी के आंकड़े जब से जारी करने शुरू किए उससे अब तक ये सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले अगर जीडीपी
नेगेटिव जब हुई थी उसकी बात करें तो 1979 से 80 में सबसे ज्यादा जीडीपी नेगेटिव हुई थी। सालाना जीडीपी 5.2% की उसमें गिरावट आई थी। केवी सुब्रमण्यम की तरफ से अब कहा गया है कि देश में 2 महीने तक कठोर लॉकडाउन लागू रहा था, इसकी वजह से जीडीपी में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर आगे की बात करें तो अब कोर सेक्टर में सुधार हुआ है, यानी कि लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक मोर्चे पर स्थिति बेहतर हुई है, बिजली की खपत बढ़ी है, इसके अलावा जो मालगाड़ी ट्रैफिक में तेजी आई है और ई वे बिल बढ़ा है। ये ऐसे संकेत हैं जिससे साफ होता है कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि कोरोना 1-1.5 शताब्दी में होने वाली ऐसी घटना है जिसका सामना हम कर रहे हैं और अप्रैल से जून में भारत में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी, इस वजह से इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ये एक जो कारण बताया गया है सरकार की तरफ से आर्थिक मोर्चे में आई गिरावट को लेकर, इस पर विपक्ष संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से पहले ही चेताया गया था। उन्होंने कई बड़े अर्थशास्त्रियों से बात की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सही फैसले लेने चाहिए अर्थव्यवस्था को लेकर वे केंद्र सरकार की तरफ से नहीं लिए जा रहे हैं। और अब क्योंकि जीडीपी माइनस में जा चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है, इसके बाद अब लाजमी है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से पूरा मोर्चा खोल दिया गया है केंद्र सरकार के खिलाफ, जिसकी आलोचना होनी भी चाहिए। विपक्ष अपना कार्य कर रहा है और अब इन सवालों के जवाब किस तरह से दिए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो विपक्ष है वो गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर अब मोर्चा खोल चुका है केंद्र सरकार के खिलाफ। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक और बड़ी चुनौती की, जहां चाइना भारत को लगातार बॉर्डर पर चुनौती दे रहा है। और कल ही जहां ये जानकारी मिली कि 29 और 30 की रात के दरमियान एक बार फिर से चाइना की तरफ से उसके 500 हथियारबंद सैनिकों के साथ जहां घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया। इसके बाद अब एक ऐसा बयान आया है जिससे पता चलता है कि चाइना किस तरह से अपना डबल फेस दिखा रहा है, अपने दोहरे चेहरे को दिखा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चाइना एक अपना अलग चेहरा दिखाता है, भारत से बातचीत की बात करता है और भारत से पहले उसके सामने अग्रेसिव रहता है, फिर बातचीत की बात करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहता है कि चीन बिल्कुल भी उकसावे की कार्रवाई नहीं करता। दरअसल ये हुआ क्या था कि एलएसी पर जो चीन की चालबाजी चल रही है उसके बाद चीन की तरफ से घुसपैठ की गई, लेकिन अब चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने फ्रांस की यात्रा के दौरान कहा है कि चीन भारतीय सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही कहा कि चीनी सरकार के जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन और भारत जहां अब उन दोनों के बीच की जो सीमा है वो पहले से निर्धारित नहीं है, सीमांकन नहीं हुआ है, इस वजह से ये तमाम समस्याएं आ रही है जहां सैनिक एक दूसरे की सीमाओं में दाखिल हो जाते हैं। चीन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूती से बनाए रखेगा, ये चीन के मुखपत्र टाइम्स में कहा गया है, ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है। भारतीय पक्ष के साथ बातचीत के माध्यम से सभी प्रकार के मुद्दों को सुलझाने की तैयारी की जा रही है। तो ये चीन का कहना है, पहले उकसावे की कार्रवाई की जाती है, उसके बाद बातचीत की जाती है और अब अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश भी चीन कर रहा है, क्योंकि उसे विदेशों में जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो इस तरह की बात कही जाती है कि क्योंकि सीमा निर्धारित नहीं है, बटी हुई नहीं है, इस वजह से इस तरह की घटनाएं घटती हैं। आपको बता दें कि 29 और 30 की अगस्त की रात को जो कुछ हुआ उसके बाद भारत की तरफ से एक बार फिर से बातचीत जो शुरू की गई है वो अब आगे अपने मुकाम तक पहुंचाने की कोशिशों में भारत जुट गया है और भारत की तरफ से एक सख्त संदेश भी दिया गया है कि भारत को कमजोर ना समझा जाए, भारत मुंहतोड़ जवाब देगा और दिया भी है। भारतीय सैनिकों ने जब जब चीन की तरफ से कार्रवाई करने की कोशिश की गई, घुसपैठ करने की कोशिश की गई तो उसे नाकाम किया गया है। और अब जहां चीन के इरादों को भांपकर भारतीय फौज ने तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी, जहां उत्तराखंड में तैनात विकास रेजिमेंट के बटालियन को लद्दाख भेजा गया और इस बटालियन की तैनाती पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर की गई, क्योंकि भारत के सैनिकों को, भारत के जितने भी अधिकारी हैं उन्हें पहले ही अंदेशा था कि जरूर चाइना की तरफ से ऐसी हरकत की जाएगी, नए इलाके से घुसपैठ करने की कोशिश चीन की तरफ से की जाएगी और भारत की तरफ से पहले ही इसे लेकर तैयारियां की गई थी। भारतीय सेना ने टैंक और साथ ही इन्फेंट्री गाड़ियों को पेंगोंग के दक्षिणी किनारे के
ठागुंग में इसके करीब ही पहले ही तैनात कर दिया था और इस पूरे ऑपरेशन में तिब्बती भी शामिल थे, जो कि विकास रेजिमेंट के तहत भारतीय जवानों के साथ काम कर रहे थे। तो जिस तरह से चीन अपनी चालबाजी दिखा रहा है, लेकिन भारत के सामने चीन की चालबाजियां नहीं चल रही हैं। भारत पहले ही उन्हें भांपकर अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है, इसका उदाहरण हमने देखा है जो 29 और 30 की रात को जो घुसपैठ की कोशिश चाइना की तरफ से की गई थी, उसमें भी हमने देखा। और विश्वास है जहां पूरा देश भारतीय जवानों के साथ, सेना के साथ है, और ऐसे में चीन की हर चालबाजी का एक मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा भारत की तरफ से। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी समस्या की बात करते हैं, वो है कोरोना। कोरोना जहां देश में लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना के चलते जहां आंकड़े ऐसे हैं कि अब रोजाना आने वाले केसेस में भारत पूरे विश्व में पहले नंबर पर पहुंच चुका है। 24 घंटे के अंदर जो केसेस आ रहे हैं उसमें भारत ने पहला स्थान हासिल कर लिया है, जो कि चिंता बढ़ाने वाली बात है। दरअसल रोजाना तकरीबन 75,000 से ज्यादा केसेस भारत के अंदर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ये संख्या 80,000 तक भी पहुंची है। पिछले 24 घंटे में जो कोरोना का आंकड़ा है वो 78,512 का है। ये संख्या लगातार परेशानी बढ़ा रही है, लोगों को सावधानी बरतनी होगी, इस बात को भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। तो 971 लोगों की जान भी गई है पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से। और इस कोरोना ने जहां हमारे देश के कई महत्वपूर्ण लोगों को भी हमारे बीच से लिए और हमारे बीच से वे इस कोरोना की वजह से गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कोरोना से संक्रमित थे। 10 अगस्त को वे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा जहां शायर राहत इंदौरी से लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान, ये कई बड़ी ऐसी शख्सियतें हैं जिनका निधन कोरोना की वजह से हुआ है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या है। सभी लोगों को सतर्क रहना होगा। आज से जहां अब अनलॉकिंग 4 की गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है और अनलॉकिंग 4 के तहत कई और सहूलियतें और दायरा खोला जाएगा लोगों के बाहर निकलने और चीजों को एक्सेस करने का। लेकिन इस बीच भी हम सभी को सावधानी बरतनी होगी। 7 तारीख से मेट्रो भी खुलेंगी। ऐसे में सभी लोगों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा। फिलहाल जो आपको बता दूं कि देश भर में कोरोना की वजह से कितने लोगों की अभी तक जान गई है, तो वो है 64,469 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। और कुछ ही दिनों में लगातार कोरोना से हर रोज 75,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में जो छूट मिल रही है उसमें भी सावधानियां बरतने की जरूरत है, ताकि हम और बाकी जो समस्याएं देश के सामने हैं, चाहे आर्थिक मोर्चे पर, चाहे बॉर्डर को लेकर, इन सभी से निपट पाएं अगर हम अपने देश से कोरोना को भगा पाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें, लेकिन काफी व्यस्त ये दिन रहेगा खबरों की दुनिया में, इसलिए सबसे ज्यादा विश्वसनीय जो प्लेटफॉर्म आपके लिए है वो है जनसत्य न्यूज। आप इसी से ही जुड़े रहिए। हमारे अलग अलग रिपोर्ट्स को, हमारी चर्चाओं को, हमारे बुलेटिन्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे लोगों तक पहुंचाइए और अपने प्रतिक्रिया, अपने कमेंट लिखना ना भूलें। नमस्कार।